दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू यानी चौथा नज़रिया। दोस्तों, चौथे नज़रिए में हम अक्सर अलग तरह की बातें करते हैं, यानी वही हमारी जो टैगलाइन है, कुछ दूर दराज की बात, कुछ बहुत राज की बात। तो दोस्तों, हम बहुत राज की बात में आज मौजू लेने वाले हैं रजब तैयब अर्दगान और तुर्की के हालात और उसके आगे या पीछे जाते कदमों में, यानी पशे पर्दा क्या है और सरे पर्दा क्या है। और दोस्तों, हम अगला इसी में टॉपिक जोड़ेंगे कजाकिस्तान की हिंसा का, उसकी वजूहात, उसके कारण और उसकी संभावनाएं। इस यानी उन तमाम चीज़ों के पीछे क्या है, पशे पर्दा क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और थोड़ा सा जिक्र अलबत्ता देखेंगे, मौका मिला तो बात करेंगे कि भारत और रशिया के संबंध या भारत की तरफ से दिए जाने वाला तासुर क्या है और रशिया की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया गया। वक्त मिला तो इसमें ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त थोड़ा होता है। कोशिश चूँकि पहले नंबर से तफसील से बताने की कोशिश करता हूँ, तो पहले नंबर पर हम तुर्की को ले आते हैं और तुर्की की हालात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनिया का मीडिया क्या है, ये मीडिया मैं पहले एंड में क्यों बात करूंगा, क्योंकि देखिए चाइना, रशिया भारतीय मीडिया को लेकर जिस तरह से तनकीद कर रहा है और गुस्से का इजहार कर रहा है, तो आप मेरे ख्याल से आपको चाहे वो अखबार के रूप में मिले या टेलीविज़न के रूप में मिले या सोशल मीडिया के, आपको ज़्यादातर भारतीय मीडिया ही मिलता है और आप देखना भी वही पसंद करते हैं। मगर दुनिया के निशाने पर भारतीय मीडिया है, इसे भी मत भूलिएगा। इसीलिए मैं आपको अपने नज़रिए से समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुर्की में रजब तैयब अर्दगान क्या करना चाहते हैं और तुर्की की आवाम क्या चाहती है और अमेरिका और दुनिया उससे क्या चाहती है और तुर्की दुनिया से क्या चाहता है, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें मैं कोशिश करता हूं आपको ये समझाने की कि रजब तैयब अर्दगान ने एक इकोनॉमिकल रिफॉर्म की बात की है, जिसमें उसने एक ऐलान किया इकोनॉमिकल रिफॉर्म में कि हम जो हैं, आप अपना लीरा बेच दीजिए और डॉलर को, इसकी वैल्यू को बचाने के लिए आप सामने आइए। और पब्लिक ने एक ज़बरदस्त रेस्पॉन्स दिखाते हुए $900 मिलियन का जो है वो अपना सेल कर दिया। तो $900 मिलियन मतलब $1000 मिलियन के करीब जो है वो उन्होंने अगर सेल कर दिया और लीरा में कन्वर्ट कर लिया, तो इसका मतलब डॉलर को थोड़ा बाहर का रास्ता दिखाया और अपने राष्ट्रपति के कहने पर अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपने देश का कौमी जज्बा दिखाते हुए उन्होंने और पूरा भरोसा करते हुए जिस तरीके का एक सबूत दिया है, उससे मुझे ये लगता है कि तुर्की की जनता एक बार पहले रजब तैयब अर्दगान का तख्ता पलट के वक्त जिस तरह सड़कों पर आकर बचा लिया था, इसी तरह गिरती हुई अर्थव्यवस्था यानी कि पश्चिमी जगत, अमेरिका और तमाम लोग मिलकर जिस तरह बर्बाद करने की चेतावनी दे चुके हैं तुर्की को, उसे बचाने के लिए उन्होंने अपने डॉलर को जो है वो बाहर निकाला और अपने जो करेंसी है उसको उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने विश्वास दिखाया कि तुर्की की जनता लीरा पर विश्वास करती है। दरअसल वो लीरा पर विश्वास नहीं करती, वो अपने निज़ाम पर विश्वास करती है, अपने राष्ट्रपति पर विश्वास करती है। और उनको एक ज़हीन कौम है, वो जो जानते हैं कि अगर हमें, हो सकता है वह रजब तैयब अर्दगान से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक न रखते हों, मगर एक बात तय है कि जो जिस वक्त उनके देश को चला रहा होता है वो उसमें एक यकजहती दिखाकर मजबूती लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें दिखाते हैं कि वो कौम राजनीति करने के लायक है, पॉलिटिक्स में किसी का भी सामना कर सकती है। यानी एक बात से आप इनकार नहीं कर सकते दोस्तों कि तुर्की एक ऐसा देश है जिसे मुकम्मल तौर पर दुनिया का कोई भी देश पसंद नहीं करता है। हर देश उसको अपने साथ मिलाना चाहता है, मगर मुस्तकबिल में एक इस्लामिक क्रांति या इस्लामिक ताकत या इस्लामिक पावर के रूप में भी तुर्की को देखता है। और ये आगे ना बढ़े, क्योंकि एक ज़हीन कौम है और डेवलप्ड है और डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री नहीं है, डेवलप्ड कंट्री है। ऐसी सूरत हाल में वो और थोड़ा आगे निकलकर यूरोपियन, अपने नाटो के सहयोगी और अमेरिका जैसी ताकतों को भी टक्कर देने में सक्षम हो सकता है, बशर्ते कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के दूसरे देश हैं, अगर कभी भी एक बार वक्त आए और वो उसके साथ तुर्की के लोगों के साथ की तरह खड़ा हो जाए, तो तुर्की एक बड़ा गेम जो है वो कर सकता है। यही बात को जहन में रखते हुए तमाम लोग उसकी घेराबंदी में लगे रहते हैं। मगर रजब तैयब अर्दगान बड़े शार्प अंदाज से वो
इजराइल को भी साधते हुए और सऊदी अरब के साथ भी जिस तरीके से अब अपनी पींगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, यहाँ एक लीडरशिप जो है वो साबित करने की, एक ज़हीन, एक डिप्लोमेटिक लीडरशिप जो है वो साबित करने की रजब तैयब अर्दोगान कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब को भी ये मत भूलिएगा कि सऊदी अरब भी जानता है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ एक डूबते हुए जहाज़ में सवार है और बहुत दिनों तक उस जहाज़ के सहारे अब न वो मुस्लिम कम्युनिटी के देशों पर मुस्लिमवाद में हुकूमत अपनी कायम रख सकते हैं और न ही अपनी, चूँकि 2030 तक या उसके आसपास तक अपने देश की अर्थव्यवस्था को डूबते हुए जहाज़ को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ तेल एकमात्र साधन नहीं हो सकता, उन्हें दूसरे संसाधन भी करने पड़ेंगे। एक डेवलप्ड कंट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वेपन्स डेवलपमेंट और तमाम डेवलपमेंट्स और कल्चरल डेवलपमेंट्स के हिसाब से अगर तुर्की को देखते हैं तो तुर्की की तरफ अगर सऊदी अरब जाता है तो वहाँ अपने लोगों को भी उसको कोशिश करेगा कि उस तरह का तासुर दिया जाए और एक जो कि मोहम्मद बिन सलमान साबित कर चुके हैं कि वो एक नया बदलाव चाहते हैं, तो उसके लिए नज़ीर उनके लिए भी तुर्की साबित हो सकता है और तुर्की के लिए भी ये मफाद का मामला हो सकता है। चूँकि यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि अब ये जो दौर है ये वो दौर है जब ईरान की को IMF लोन देने की बात कर चुका है, वर्ल्ड बैंक देने की बात कर चुका है। धीरे धीरे जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ ईरान पर ना अमेरिका हमला करेगा, ना इजराइल हमला करेगा, ना इजराइल पर ईरान हमला करेगा, ना अमेरिका हमला करेगा। और ये तनाव जिस तरह शुरू से लेकर आज तक दिखाया जाता रहा, आगे भी दिखाया जाता रहेगा। ये सही बात है कि ईरान की कौम भी बड़ी ज़हीन है, ज़हानत रखती है और अपने डिप्लोमेटिक हित साधने में सक्षम है, मगर चूँकि उनका जहन बहुत खुला नहीं है और बहुत ज़्यादा वो खुलकर सामने नहीं आ सकते, क्योंकि अब से पुराने अगर सऊदी क़यादत की हम बात करें, अगर उन्हीं से कंपेयर करते हैं तो एक सिक्के का हेड एंड टेल वो साबित होते हैं। सऊदी अरब उसमें से निकलना शुरू हो चुका है, अलबत्ता ईरान उसमें, ऐसा कल्चरल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मतलब जिस तरह से सऊदी अरब ने जिस तरह की थ्योरी बनाई थी और जिस तरह के पैटर्न को बनाकर आलम इस्लाम पर जो है अपनी एक हुक्मरानी कायम थी और उसी थॉट ऑफ स्कूल को तमाम इस्लाम के मानने वाले ज़्यादातर लोग, ऑलमोस्ट 80 से 90% आप कह सकते हैं, उसी थॉट ऑफ स्कूल को मानते हुए उसी को फॉलो कर रहे थे। उसमें एक चेंजेस लाना शुरू किया है। वो एक अलग चेंजेस कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये हम मुस्तकबिल की बात है, देखेंगे कि कैसा होगा। मगर ईरान में पहले से एक लिबरलाइजेशन है, वहाँ पर वुमेंस काम करती हैं, 50 से 60% आपको हर शोबे में काम करती हुई नज़र आ जाएगी। मैं तनकीद किसी पे भी नहीं कर रहा हूँ, सूरत हाल बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों फरीक की। मगर ये दोनों कभी एक साथ होंगे ये मुश्किल है, मगर जितना मतलब अमेरिका और इजराइल से ईरान को ख़तरा कम होगा, उतना सऊदी अरब अपने आप को ख़तरे में महसूस करेगा और उससे ऐसी सूरत हाल के ईरान एक जवाब हो सकता है इस खित्ते में, जब तुर्की अपनी एक नाकेबंदी कर सकता है। तो तुर्की के साथ अज़रबैजान और आर्मीनिया होते हुए ये जो उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान अभी हम आते हैं लौट के, तो वहाँ तक के ये जो तमाम हिस्सा है, जिसे आपको याद होगा मैंने कहा था कि ग्रेटर यूरेशिया जो है वो पुतिन बना रहा है और उसको बनाएगा। और वो ग्रेटर यूरेशिया जब एक पूरा अपना फैलाव करने की कोशिश करेगा, ये मीडिया पर मत जाइएगा, याद रखिएगा, बड़े बड़े मतलब वो कलमकार और ये फलाकार और चाटूकार बटाकार जो भी कितने भी कार रहने दो, वो सब कार क्या कहते हैं आपने देखा होगा कि मैंने आपको जिन बातों के लिए हमेशा ब्रीफ किया है, दुनिया की पटल पर वो आपको होती हुई नज़र आती हैं। यहाँ भी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सऊदी अरब की एक मजबूरी होगी, स्ट्रैटेजिक मजबूरी होगी कि वो तुर्की के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाए, चूँकि तुर्की S-400 भी उसके पास है, पैट्रियट भी उसके पास है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम को अगर हम देखते हैं और हथियारों को अगर हम देखते हैं तो आधुनिकतम हथियार तुर्की अपने बना चुका है, जिसमें वो किसी की सहायता नहीं लेता है। और एयर डिफेंस सिस्टम भी 2 और 3 तरह के वो नए बना रहा है, जो एडवांस होंगे S-400 से और एडवांस होंगे पैट्रियट से। यानी दोनों के हथियारों को ख़रीदने के बाद उनके पास इंजीनियर्स हैं, मशीनरी है, उद्योग वेपन इंडस्ट्री है, वो पूरी तरह से उस पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो
वो सफल भी हो चुके हैं। लगभग 2 एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने बनाए हैं, जिनमें से 2, एक जो है वो शॉर्ट रेंज का है जो बहुत नीचे जाने वाले फ्लाई को वो टारगेट कर सकता है, और एक लॉन्ग रेंज का है जो वो हाइपरसोनिक जैसे मिसाइलों पर अटैक कर तुर्की का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। तो इसका मतलब जब एक पुराना ज़माना जब तुर्की दुनिया में नंबर 1 होता था नेवी में, शायद उसी पैटर्न पर चलते हुए तुर्की के लोग, तुर्की की आवाम भी समझ रही है कि तुर्की को हम पूरी तरह से यूरोप बना नहीं पाए और एशियन हम रह नहीं पाए, यानी हम तुर्क ही रह जाते हैं। और तुर्की की जो पहचान हुआ करती थी, चाहे वो मतलब पुराने एम्पायर्स की आप बात कर लें, उसमें हम उसको लौट कर लेकर वापस आते हैं और अपने अज़्म को दिखाते हैं। और ये शायद वहाँ की जनता की सोच है। इसमें रजब तैयब अर्दगान एक शार्पनेस के साथ में क़यादत ज़रूर कर रहे हैं, मगर तुर्की का हर एक आदमी पूरी तरह से ज़हीन है। वहाँ प्रतिशत ऑफ इंटेलेक्चुअल बहुत हाई है और वो जानते हैं कि हमें अपने देश के लिए डॉलर निकाल देना चाहिए और लीरा में अपना यकीन जताना चाहिए, तो वो जता सकते हैं। यानी कि वो ऐसी कौम है जो जब वो दुनिया की खेल को ब्रेक करना चाहेगी तो वो कर देगी। अब देखना ये होगा कि 2023 में अगर लौट कर वापस जो है रजब तैयब अर्दगान एक बार फिर सत्ता में आए, तो मुझे लगता है यकीनन 2023 में लोज़ान ट्रीटी के ख़त्म हो जाने के बाद जो कि उनकी इंटरनल जो है कोई ना कोई गुफ्तगू जो चल रही है, उसको लेकर वो अपना अज़्म दिखाएंगे। और चूँकि दुनिया के हालात, सुपर पावर्स जो है वो बिखर चुकी है, वो लगभग बिल्कुल बिखरने के कगार पे है। कोई किसी से निकल रही है, कोई समेट रहा है। भी नई पावर के तौर पे तुर्की भी अपनी ताकत को, अपने वेपन्स को मनवा रहा है और चाइना भी अपने वेपन्स को मनवा रहा है। तो यानी कि जो एक छत्र राज था इत्तेहादियों का, नाटो का, अमेरिका का, वो लगभग समाप्त हो चुका है। मीडिया में बचा है। मीडिया में जहन साजी करने के लिए ये भी एक ख़तरनाक हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। बल्कि आप जब ये मीडिया, पत्रकारिता और इन सब चीज़ों से जहन साजी की जाती है, तो इंसान को तब तक यकीन नहीं आता जब तक कोई घटना नहीं घट जाती पूरी तरीके से। यानी कि जब ऐसे प्रोपेगेंडा वार के ख़िलाफ़, और वार भी लड़नी पड़ती है तो 2 डबल मोर्चों पर लड़नी पड़ती है। चूँकि जिसके खिलाफ, जिनके साथ जो है ये मीडिया होता है, जिनके साथ ये मीडियाबाजी होती है, उनके साथ में उनकी पब्लिक का जो मोराल है वो बड़ा हाई होता है। जबकि जिनके पास हथियार ज़्यादा होते हैं, जिनके पास ताकत ज़्यादा होती है, जो जीत सकते हैं, उनको फिर उसके बावजूद डबल ताकत के साथ लड़ना पड़ता है। चूँकि मीडिया पब्लिक के अंदर जो एक मानसिक जहन बनाती है। आप बड़े आराम से भारत को देख सकते हैं, ज़मीन पे क्या हो रहा है, कितने लोगों को रोज़गार मिला, कितनी नौकरियां मिल रही है। उसके बावजूद मीडिया ने अपना जो है एक रोल अदा जो कर रहा है, उससे आप लोगों के जहन को समझ सकते हैं कि आपके वो किस तरह की बातें आती हैं। तो एक बहुत मामूली हथियार मीडिया को नहीं मानिएगा। मीडिया भी तमाम हथियारों के बराबर काम करता है, चूँकि कमज़ोरों की ताकत को डबल कर देता है। तो उनका मोराल, भले ही वो जंग के मैदान में हारे पिटे या कुछ जो भी हो जाए वटेवर, मगर वो मतलब मानसिक तौर पर अपने आप को, चूँकि आम जनता तुर्की की जनता जैसी नहीं होती, आम जनता बेसिकली ज़हीन और इंटेलेक्चुअल नहीं होती। आम जनता, रशियन जो आम जनमानस है, उतनी ज़्यादा ज़हीन नहीं होती है। ये सब लोग वो लोग हैं जो जिन्होंने एक बड़ी फ्री लाइफ को गुजारा है और बड़े खुलकर विचारों को रखा है और उस पर काम किया है। अलबत्ता खुले विचारों के कहे जाने वाले अमेरिकन्स, यूरोपियंस और तमाम लोग अपने जो धार्मिक कुंडियाँ थी उनके अंदर अटके रहे हैं और तमाम चीज़ों को मैनिपुलेट करने का उन्होंने धर्म को रास्ता बनाकर और धर्म के कार्ड के ज़रिए ही अपने लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल किया है। ये इसे आप मत भूलिएगा। और ये कंट्रोल सक्सेस रहा है। और उन लोगों को नहीं लगता है कि हम धार्मिक तौर पर कंट्रोल हो रहे हैं। उनको तो अक्सर यही लगता है कि हम जो हमारा एक मॉडर्न कल्चर है या एक एडवांस कल्चर है या हमारा जो भी हम जिसको मानते हैं पुरातन कल्चर है, उसको लेकर वो जब चल रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जहन साजी की होती है और ये जहन साजी उनको मुतमईन किए रखती है। इसको इंटेलेक्चुअल नहीं कहते हैं, इसको एक भेड़ जो है वो एक गधे के पीछे बहुत सारी भेड़ जिस तरह चलती हैं और गलती से अगर गधा किसी खाई में कूद जाए तो तमाम भेड़ जो है उसी खाई में कूद जाती हैं। तो जहन साजी
और मीडिया के इस खेल को आप अच्छे से समझते हैं कि ये क्या होता है। इसका एक आखिरी पहलू बताते हुए फिर हम कजाकिस्तान की तरफ लौट चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या खेल चल रहा है। मगर इसमें एक बात आपको जोड़ता चलूँ, क्योंकि ज़रूर इस पर हम कोई एपिसोड करेंगे एक बार फिर से। देखिए, अगर ये मीडिया की वजह से हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जो है वो मीडिया से कट ऑफ किया गया। 20 साल, 25 साल, 30 साल तक जो है वो हर आधुनिक मीडिया संस्थान से दूर रखा गया। ये एक पूरा षड्यंत्र था, ये एक पूरी चाल थी, जिसकी वजह से एक ऐसा तबका तैयार हो गया जिससे आप कह सकते हैं, जिसे आप पाकिस्तान को नज़ीर के तौर पर देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान को देख सकते हैं और बड़े सगीर के मुसलमानों को देख सकते हैं कि उनको बेसिकली एक षड्यंत्र के तहत मीडिया से, अलबत्ता जब उस्मानिया टूटी थी तो तुर्की में भी यही आलम था। तो बेसिक जो है एक जहन मीडियाबाजी और तमाम नेटवर्क और जो चीज़ें होती हैं, इनसे खेल खेले जाते हैं, उनसे आपको ये बताया जा रहा है आपके, क्योंकि एमेच्योर मीडिया आपके पास मौजूद हैं, आपने इस पर बहुत ज़्यादा ना इन लोगों को इज्जत दी है, ना कभी इन लोगों को अपनी ज़रूरत समझा है, इसलिए आपके बीच में से कुछ ऐसे लोग नहीं निकल पाए जो एक अच्छे मीडिया लीजेंड हों, जो एनालाइज करते हों, जो चीज़ों को समझाते हों। आप सिर्फ धर्म के एंगल से ही चीज़ों को समझते रहे, दुनिया के एंगल से आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की, इसको आप अपनी कामयाबी मानते रहे। दरअसल क्या आप भूल जाते हैं लॉरेंस ऑफ जो बेसिकली अरेबिया की बात है कि एक था लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जो नाम बदल कर आया, जो एक एजेंसी का, जिसने जब तक खुद ना बता दिया, जिसने खुद ना डिक्लेयर करके अपनी किताब में ना लिख दिया कि वो एक ब्रिटेन का जासूस था, जिसने उस्मानिया को तोड़वाया था, जिसने तमाम अरबों को आपस में लड़ा दिया था, तुर्कों को आपस में लड़ा दिया था, सिर्फ एक इंसान था, उसको समझ नहीं पाए। चूंकि आपकी तमाम बहस, तमाम मुबाहिसे जो हैं वो किसी भी चीज़ से शुरू होते थे, यानी मज़हब से शुरू होते थे, मज़हब पे ख़त्म होते थे, मज़हब से हटकर आप कोई बात करना नहीं चाहते थे। आप मज़हब को मानिए, पूरी तरह मानिए, मगर पूरी दुनिया को समझिए, पूरे हालात को समझिए, हर किसी को समझिए, हर किसी को जो है दुनिया का हिस्सा मानिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक ये आप, यानी कि आपके पास अधूरी जानकारी होगी और आप अपने ही गुफा में, अपने ही खेमे में अपने आप को जो समझ रहे होंगे, दुनिया कहाँ निकल गई होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका वो एक तरह से उरूज पर आया और इतना घमंडी हो गया कि वो अपनी ही बातें करने लगे और इस बीच में चीन कहीं का कहीं निकल गया। तो बेसिकली जो है आप वो अपनी गुफा में एक बार सुपर पावर बने रहे और बीच में एक सुपर पावर और चुपचाप अपना विकास करती रही, जिसे निपटाना अब उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया को इल्म में शामिल करिए, पूरी दुनिया को समझते रहिए और इसे समझने के लिए कजाकिस्तान चलिए मेरे साथ। तो कजाकिस्तान की सूरत हाल फिलहाल ये है कि कजाकिस्तान में आप 160 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। यहाँ महंगाई बढ़ी थी, गैस की महंगाई बढ़ी थी, यहाँ बहुत ठंड होती है, ठंड की वजह से लोग अपने घरों को गर्म करते हैं। घरों को गर्म करने के लिए भी उन्हें गैस की ज़रूरत होती है, गैस उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जबकि यहाँ काफ़ी कजाकिस्तान के अंदर भी, कजाकिस्तान के आसपास भी, रशिया में भी गैस की कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी उनको गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ी और वो भी 100% ज़्यादा, यानी 100% बढ़ाने पड़े उसके रेट, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष फैल गया, जिसमें बेचैनी फैल गई और एक बगावत जो है वो उभर आई। अब इसमें रशिया का और तमाम दूसरे एंगल्स का ये मानना है कि कजाकिस्तान में जो असंतोष भड़का है, जो वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर विदेशी शामिल थे। तो दोस्तों, मैं आपको बार बार बताता आया हूँ और बार बार ये बात वाज़ेह करता आ रहा हूँ कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसे लोग, या जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बीच में होते हैं, वो किसी न किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं। वो कभी आपको मौलाना के रूप में दिखाई देते हैं, तो कभी पंडित जी के रूप में दिखाई देते हैं, कभी आपके लीडर बने होते हैं, कभी आपके अधिकारी बने होते हैं, कुछ भी बने हो सकते हैं। जहाँ भी होते हैं वो स्लीपर सेल्स जिनको कहा जाता है, वो सिर्फ आतंकवादी नहीं होते। आतंकवादी, ये जो मीडियाबाजी से आपका अलग रहना और आप सिर्फ गुफा में रहने की वजह से जो जिस तरीके से अपने ISIS को देखा और दुनिया भर के आतंकवादी देखे, हम तालिबान की भी बात कर रहे थे तो हम तालिबान पे भी वापस आ जाते हैं। देखिए, एक बात है कि आपके एमेच्योर लोगों की, एमेच्योर मीडिया की वजह से, आपके एमेच्योर सेंटिमेंट्स की वजह से ये बात प्रचारित करना कि इस्लाम की विजय जो है वो हुई है अफ़गानिस्तान में,
देख, मैं आपको एक बात बता दूं कि अफ़गानिस्तान का जोग्राफिया आप सब लोग जानते होंगे। वहाँ पहाड़ी इलाका है, बहुत डिफ़िकल्ट है गाड़ियों से हर जगह पर पहुंचना, और पैदल इंसान कहीं भी जा सकता है। ठीक इस बात को इस तरह समझ लीजिएगा कि आज सदा से यहाँ पर जो है चंबल के बीहड़ों में किस तरह डाकू हुआ करते थे। पूरी पूरी टोलियाँ रखते थे, उनके पास सैकड़ों घोड़े होते थे, और वो आते थे, शहरों को लूटते थे और चले जाते थे। पुलिस फोर्स, अंग्रेजी पुलिस, बादशाही पुलिस या उसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान की पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाती थी। वो जो आधा घोड़े डाकू थे वो तब खत्म हुए जब देश ने तरक्की की। तरक्की करने के बाद तमाम लोग जो है वो सुधार के रस्तों पर चले आए, और दमन की कार्रवाइयाँ कम हो गई, जबर कम हो गया। उसके बाद लोग मेन स्ट्रीम में शामिल होने लगे, और डाकू बनने की ज़रूरत ही नहीं रही, डकैतियाँ डालने की ज़रूरत नहीं, यानी वो खुद ब खुद कम हुए, उनको किसी ने कम नहीं किया। अब आप कहें कि ब्रिटेन जैसी ताकत जो हिंदुस्तान पर जो है अपनी हुकूमत करके गई, बादशाहत में अपनी हुकूमतें थी, डाकू फिर भी थे। तो बेसिकली आप जो है तोरा बोरा की पहाड़ियों में या फला की पहाड़ियों में, डिका की पहाड़ियों में छुप कर जो है छापामार हमले करते रहें। और चंबल के डाकुओं की तरह आप सोचें कि चंबल के डाकू कभी किसी देश के राजा बन पाए? चंबल के डाकू कभी जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन पाए? क्या चंबल के डाकुओं ने कभी अंग्रेजों को हराकर यहाँ से भगा दिया था? नहीं। फ्रीडम फाइटर अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे थे, शांति की लड़ाई जो है गांधी जी भी लड़ रहे थे, वो एक अलग तरीके से थी चीज़ें। आपको क्या पेश किया जाता है, क्या समझाया जाता है, वो बिल्कुल अलग बात है। ठीक उसी तरह की सेल्स काम करती हैं जो मुस्लिम ममालिकों में मौजूद है, जो इस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन में है। कजाकिस्तान को अगर आपको बता दूं कि यहाँ पर तुर्क लोगों का और तुर्क में मतलब बड़ा सेंटिमेंट है, तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पैदाइश भी हुई है, और बहुत सारे लोगों का एक संगठन तुर्की में चलाया जाता है जो कजाक्स के नाम से होता है। और यहाँ इस कल्चर में और उस कल्चर में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, और इनके सेंटिमेंट्स भी उनके साथ हैं। और एक तरफ रजब तैयब अर्दगान अपने 2023 के बाद के प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दूसरी तरफ रशिया जो है अपने ग्रेटर यूरेशिया के प्लान को एक्सपेंड कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ये लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं अपनी सोच को लेकर। ये लोग फंसे हुए हैं अपनी सोच को लेकर, और हालांकि यहाँ एक एडवांस लाइफ होती है, मगर उसके बावजूद इनको भी अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है, जिसमें चीन को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था वो हो रहे हैं वो कोशिश। मगर एक चीज़ की यहाँ जो कोशिश चल रही है वो क्या है, यहाँ माइनिंग बहुत है। यहाँ माइनिंग की वजह से ये जो बिटकॉइन नीचे आया है, उसकी कारण ये है कि यहाँ जो माइन माफिया है, जो माइनिंग करते हैं, जिसमें पश्चिमी जगत शामिल है, इसमें पश्चिमी जगत और यूरोप बेसिकली रशियन थॉट के बीच में जो वार चल रहा है, किसी भी तरीके से जो रूस से अलग हुए देश थे उनमें अमेरिकी लॉबी, यहाँ ब्रिटिश लॉबी और यानी पश्चिमी जगत का जो खेमा है वो अपनी पैठ बनाने की भरपूर कोशिश करता रहा है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और वीज़े, आना और जाना, टूरिज़्म बढ़ाना, इन सब चीज़ों को लेकर भी चलता रहा है। माइनिंग, ख़रीदारी, यूरोप की भी गैस की बहुत ज़रूरतें हैं, और यहाँ इन तमाम लोगों को रूस के ख़िलाफ़ करने के लिए तुर्की का भी पहले इस्तेमाल किया जाता रहा। तुर्की अलबत्ता खुद ही अब यूरोपियन खेमे से बाहर लगभग निकल चुका है, पूरी तरह निकल जाएगा। तो बेसिकली तुर्की की भी नज़र है इस पूरे इलाकों पे, जिन्हें आप कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सब कुछ कहते हैं। और रशिया भी इन्हीं के साथ मिलकर जहां यूएसएसआर टूटा था उसको ग्रेटर यूरेशिया के नाम से रिफॉर्म करने का अज़्म रखता है। और चाइना इसमें एक आर्थिक और इकोनॉमिक रोल अदा करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। तो बेसिकली पश्चिम ने एक गेम खेला था, उस गेम के ज़रिए जो एक ऐसी दौर आता है, इसको लैब भी आप समझ सकते हैं, एक टेस्ट लैब भी समझ सकते हैं कजाकिस्तान को इस वक्त, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी धीरे धीरे उसी तरह बर्बाद हो रही है। कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर, शटडाउन्स को लेकर, अर्थव्यवस्थाओं को रोकने को लेकर दुनिया के अंदर बेचैनी है। और एक ऐसे मौके पर
अगर कुछ हो जाए थोड़ा सा, आप जिस तरीके से गैस के रेट बढ़ा दिए और जो वहाँ की परेशानियाँ थी वो उबल कर फूट पड़ी और सामने सड़कों पर लोग बगावत पर उतर आए। किसी भी देश में इस तरह की घटनाएं घटवाई जा सकती हैं, ऐसे देशों में भी जहां रोजगार की कमी बढ़ती चली जा रही है, युवाओं पर बेरोजगारी का दबाव बढ़ रहा है, घर वालों की आमदनी कम होने से उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल बड़ी खतरनाक तरफ दुनिया को लेके जा रही है। और चूंकि मीडिया के जरिए जब तक इस जहनसाजी को रोका जाएगा और जब इस जहनसाजी में एक माचिस की तिल्ली की तरह जो है मीडिया का एक पेट्रोल बम जो है वो जहनों पर छोड़ दिया जाएगा, किसी भी देश में ऐसी ही बगावत खड़ी हो सकती है। तो यहाँ ये जो एक टेस्ट लैब बनाकर देखी जा रही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें अर्थव्यवस्थाओं को कैसे डुबोना है और कैसे मजबूर करना है, उसकी एक लेबोरेटरी के तौर पर कजाकिस्तान को एक मेंढक बनाया जा रहा है। और ये धमकी दी जा रही है उन देशों को जो पश्चिमी जगत के पांव के नीचे हैं, उनके देशों में भी ये बगावत पैदा करवाई जा सकती है। चूंकि अर्थव्यवस्थाएं लगभग दुनिया में सभी देशों में, एशिया के भी देशों का बुरा हाल है, श्रीलंका दिवालिया की तरफ है और पाकिस्तान का बुरा हाल है, अफगानिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है वो रोटियों के मोहताज हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एक्सपेरिमेंट है वो अलग तरह से शुरू हो रहे हैं और इनके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बदलेंगे, दुनिया को एक ख़तरनाक मोड़ पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि रशिया, चाइना, तुर्की, ये तीनों देश मिलेंगे और नज़दीक आएंगे। हो सकता है कि धीरे धीरे सऊदी अरब भी मजबूरन इस खेमे में आ जाए, चूँकि वो भी जानते हैं कि अब पश्चिमी कल की बात होने वाला है। ऐसी सूरत हाल में जो लड़ाई है वो उरूज पर आती जाएगी। रशिया पर यूक्रेन को लेकर पश्चिमी जगत हमला कर दे, इतनी उनकी औकात है नहीं। चाइना से सीधे पश्चिमी जगत आकर भिड़ेगा, बिल्कुल उनकी हैसियत नहीं है। षड्यंत्र करेंगे, मीडिया से ग्लोरीफाई करेंगे और फिर मेरी वही पुरानी बात, कुछ मुर्गे लड़ाए जाएंगे, कुछ पंख फड़वाए जाएंगे और हालात बदलने की कोशिश की जाएगी। अगर दुनिया की जनता तुर्की की तरह होशमंद हो जाए, अक्लमंद हो जाए और अपने अपने नेशन को बर्बाद करने के बजाय बचाने की कोशिश करे, तो यकीनन जो षड्यंत्रकारी चंद लोग हैं जो पूरी दुनिया का अपने आप को खुदा साबित करना चाहते हैं, शायद उनका वक्त बुरा आ सकता है। और एक आदमी की सोच को अगर आप पूरी तरह से समझ कर फैलाने की कोशिश करें तो कोई भी लॉरेंस ऑफ अरेबिया साबित हो सकता है, कोई भी अब्दुल्ला इब्न सबा साबित हो सकता है और कोई भी एक इंसान पूरी दुनिया के नक्शे को बदल सकता है और बड़ी से बड़ी बुरी ताकत को डिफीट कर सकता है, बशर्ते कि आप में उतना होश हो, उतनी अकल हो और आप लोग ये तस्लीम कर लें कि तमाम दुनिया को खिलौने की तरह पश्चिमी जगत के कुछ लोग जो खेल रहे हैं वो पश्चिमी जगत के लोगों से भी खेल रहे हैं, हमसे भी खेल रहे हैं, आपसे भी खेल रहे हैं। इनको इस वक्त रोका जाना चाहिए। संजीदगी के साथ, सूझबूझ के साथ एक इंसानी यकजहती आप को इकट्ठा करना चाहिए, नफ़रतों को ख़त्म करना चाहिए। जिन चीज़ों से आप युद्ध जीतना चाहते हैं, यानी नफ़रत, आतंकवाद, इन सब चीज़ों से आप जो है जंग जीतने की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप गुलेल से किसी जहाज़ को गिरा देंगे। ये अहमकाना हरकत है, इससे बाज आना चाहिए और मुझे इजाज़त दे देनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।